In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम मार्गरेट एरॉय के मज़मून लुई पैस्टर के बारे में बात करेंगे। ये मज़मून मार्गरेट एरॉय की किताब 6 ग्रेट साइंटिस्ट में से लिया गया है, जिसमें वो 19वीं सदी के 6 बड़े साइंसदानों के कमालात और खिदमात पर रोशनी डालती हैं। लुई पैस्टर एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट और केमिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। लुई पैस्टर का शुमार माइक्रोबायोलॉजी के अहम तरीन बानियों में होता है। इंतहाई छोटे छोटे जानदार, जिनको जरासीम कहा जाता है, फर्मेंटेशन और या तबखीरकारी का बाइस बनते हैं। आपने ये तरीक़ाकार ईजाद किया। जरासीम को मारने का तरीक़ाकार भी आप ही ने ईजाद किया, जिसे कि आप ही के नाम से मंसूब कर दिया गया और उसे पेस्चराइजेशन कहा जाता है। फ्रांस की सनद, जो कि एक वक्त में ज़बू हाली का शिकार थी, तकरीबन तबाह होने वाली थी, और उसको बचाने में और उसकी तरक्की में अहम और इनकलाबी तजावीज़ देकर उसको एक मुनाफा बख्श कारोबार में तब्दील कर दिया। और इसी तरह शराब की सनत को तरक्की देने में भी फ्रांस में आपने अहम किरदार अदा किया। पैस्टर ने वैक्सीनेशन के असूल भी वज़ा किए और रेबीज़ और एंथ्राक्स की बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीन की। डॉक्टरी में आपकी खिदमात और इजादात और इनकलाबी इक़दामात की वजह से करोड़ों इंसानों की ज़िंदगियाँ बचीं। इस खिदमत के बदले में सारी दुनिया में 30 से ज़ायद बड़े बड़े अदारे, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और बड़ी बड़ी इमारतें शाहराओं के नाम आपके नाम से मंसूब किए गए हैं। और ये एक ऐसा बड़ा एजाज़ है जो कि दुनिया में बहुत ही कम साइंसदानों के हिस्से में आया है। तो स्टूडेंट्स, इस मज़मून को हम 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। फर्स्ट जो होगा वो वी विल डिस्कस अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ पैस्टर। सेकंड, प्राइवेट लाइफ में हम उसकी शादीशुदा ज़िंदगी को डिस्कस करेंगे। नंबर 3 में लुई पैस्टर एज अ पैट्रियोट, एक मुहिब वतन के तौर पे लेंगे, यानी कि वो एक अजीम मुहिब वतन है, हुब्बुल वतनियत रखने वाला इंसान है, बजाय कि एक बड़े साइंसदान के। इसी तकसीम या डिवीज़न को जहन में रखते हुए अब हम इन 4 पार्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लुई पैस्टर 1822 में फ्रांस के ज़िला ज्यूरा में डोल के मकाम पर इंतहाई मतवस्त ख़ानदान में पैदा हुए। जब वो 2 साल के थे तो उनका ख़ानदान डोल से आरबोस की तरफ नकल मकानी कर गया, जहाँ पर उनके वालिद ने एक छोटा सा चमड़ा रंगने का कारखाना ख़रीदा और यहीं पर पास्टर को कम्युनिटी कॉलेज में एक स्कूल में भेज दिया गया। पास्टर को शुरू में तो पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी न थी। वो अपना सारा वक्त अपने दोस्तों, ख़ानदान के अफराद, यहाँ तक कि अपने वालिद के खाके बनाने में गुजार देते या मछलियाँ पकड़ने में। लेकिन जल्द ही पास्टर को इस चीज़ का एहसास हो गया कि उनकी तालीम जो है उनके ख़ानदान पर एक बहुत बड़ा बोझ साबित हो रही है, और जल्द ही एक ऐसे जज्बे को परवान चढ़ाया जो कि बाकी मानदा ज़िंदगी में नुमायाँ खसूसियत का हामिल रहा। और वो इसके कॉलेज में फ़लसफ़ा नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए कुछ अरसे बाद पास्टर बेसहमकन चला गया, जो कि एक बड़ी जगह थी और यहाँ पर बेहतर तालीमी मौके भी थे। यहाँ पर उन्होंने साइंस और आर्ट्स में ग्रेजुएशन की और इन्हें कॉलेज स्टाफ में ओहदा दे दिया गया। पैस्टर को केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी।
وہ بیسینکن میں اکثر کیمسٹری کے پروفیسر سے ایسے سوالات پوچھتا جو کہ ان کو ہمیشہ امبیرس کر دیتے، اور وہ اس کو یہ کہہ کر اس کے مقام پر بٹھانے کی کوشش کرتے کہ سوال کرنا جو ہے وہ استاد کا حق ہے، نہ کہ طالب علم کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پیسٹر کی پرائیویٹ لائف یعنی کہ ازدواجی زندگی کا۔ جب پیسٹر 1848 میں 26 سال کے ہوئے وہ سٹراسبرگ یونیورسٹی میں کیمسٹری کے ڈپٹی پروفیسر بن گئے۔ یہاں وہ اپنی مستقبل کی بیوی سے بھی ملے جو سٹراسبرگ اکیڈمی کے سربراہ کی بیٹی تھی۔ انہوں نے 1850 میں شادی کر لی، اور شادی کے دن پاسٹر اپنے کام میں اتنے مگن تھے کہ وہ تقریب کو مکمل طور پر بھول گئے، اور انہیں تقریب میں ان کی شادی میں ایک دوست کے ذریعے بلانا پڑا۔ تاہم ان کی شادی جو تھی انتہائی خوشگوار ثابت ہوئی، اور ایسا لگتا ہے کہ بیوی نے اپنے خاوند کے کام میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ پیسٹر واز اے گریٹ پیٹریوٹ دین اے سائنٹسٹ۔ وفاداری، بہادری اور وطن سے محبت، یہ تمام خوبیاں اس کو اپنے آباء و اجداد سے ملی تھیں۔ اس کے والد جو تھے وہ جوانی میں نپولین کی جبری بھرتی کیے ہوئے سپاہیوں میں سے ایک تھے، اور میدان جنگ میں بہادری کی وجہ سے کراس آف دی لیجن آف آنر بھی جیت چکے تھے۔ بیٹے پر والد کے اثرات بھی نمایاں تھے۔ وہ غالباً سائنسدان کی نسبت محب وطن کہیں زیادہ تھا۔ مثال کے طور پر 1848 میں جب یورپ سیاسی انتشار کا شکار تھا تو پیسٹر نیشنل گارڈ میں بھرتی ہو گئے، اور ایک دن جب وہ پیلس ڈیو پینتھی ان کو دیکھ رہے تھے جو کہ قربان گاہ تھی، اور اس پر لکھا تھا وطن کی قربان گاہ، اور انہوں نے فوراً اپنی ساری دنیاوی دولت جو کہ 150 فرانک بنتی تھی فوراً وہیں پر رکھ دی۔ 1870 میں جرمنی اور فرانس جنگ میں کود پڑے۔ لوئی پیسٹر چاہتے تھے کہ وہ نیشنل گارڈ میں فرانس کی طرف سے جرمنی کے خلاف لڑیں، لیکن فوجی حکام نے انہیں یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ انہیں نیم فالج زدہ آدمی فوج میں نہیں چاہیے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ 2 سال پہلے 1868 میں لوئی پیسٹر پر فالج کا حملہ ہوا تھا، اور اس کے جسمانی اثرات جو تھے وہ کبھی بھی زائل نہ ہو سکے تھے، اگر جیسا 2 سال بعد وہ اپنا ذہنی کام پہلے کی طرح اچھے طریقے سے جاری رکھنے کے قابل ہو گئے تھے۔ پیسٹر کو فوج میں بھرتی نہ ہونے کا بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے فوراً یونیورسٹی آف بون کو ایک خط لکھا جس نے انہیں ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگری یعنی کہ PhD کی ڈگری دی تھی کہ ان کا نام جو ہے یونیورسٹی کے اساتذہ میں سے مٹا دیا جائے، اور اپنا ڈپلومہ واپس کرتے ہوئے یہ لکھا کہ آج اس دستاویز کو دیکھنا میرے لیے قابل نفرت ہے، اور ایک ایسے نام کی سرپرستی کتاب ہے اپنے نام کو دیکھ کر مجھے غصہ آتا ہے جس کے مقدر میں آج سے میرے ملک کی طرف سے لعنت لکھ دی گئی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پیسٹر کی اچیومنٹس کے بارے میں۔ پیسٹر نے یہ ثابت کیا کہ سپونٹینیس جنریشن یعنی کہ جانداروں کا خود بخود وجود میں آنا حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 2، اس نے شراب کی کشیدکاری اور عمل تخمیر پر کام کیا، فرانس کی ریشم کی صنعت کو تباہ ہونے سے بچایا، کیٹل ڈیزیز یعنی کہ انتھراکس کا علاج دریافت کیا، پورپیرل فیور یعنی عملی زچگی کے دوران ہونے والے بخار کا علاج
दरियाफ्त किया और वैक्सीन बनाने का तरीक़ाकार भी दरियाफ्त किया। हाइड्रोफोबिया या रेबीज़ का इलाज दरियाफ्त किया और दूसरे साइंसदानों के लिए दरियाफ्त के नए रास्ते बना दिए। जानदारों का खुद ब खुद वजूद में आने की बहस का जवाब नफ़ी में देकर इस मामले को पैस्टर ने हमेशा के लिए हल कर दिया, ये साबित करते हुए कि अगर किसी मादे को इतना गर्म किया जाए कि इसमें मौजूद तमाम जानदार तबाह हो जाएं, और अगर इससे छूने वाली हवा को इस तरह साफ़ किया जाए कि ये जरासीम से पाक हो जाए, तो फिर मादा तब्दील नहीं होता, यानी इसके अंदर बैक्टीरिया पैदा नहीं होते। हस्बे रवायत उसके मुखालफिन ने कहा कि उन्होंने इसके बरअक्स नताइज हासिल किए हैं, लेकिन पास्चर ने सालसी का मुतालबा कर दिया और अकेडमी ने एक कमीशन मुकर्रर कर दिया जिसके सामने पास्चर और उसके मुखालफिन ने अपने तजर्बात को दोहराना था। मुकर्ररा दिन पर पास्चर तजर्बे के सामान से लदा हुआ आ निकला। उसके मुखालफिन ने कुछ इस तरह कहा कि मौसम आज नाखुशगवार है और वो इस तरह के मौसम में तजर्बा करना नहीं चाहते, वो इंतज़ार करना पसंद करेंगे। लेकिन कमीशन ने उनके इस मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया और इस तरह पैस्टर ने इस बहस को हमेशा के लिए दफन कर दिया। पैस्टर को इस तजर्बात के दौरान ये मालूम हुआ कि कुछ जरासीमों को हरारत से ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पर दूध में पलने वाला बैक्टीरिया हत्ता के कई मिनट तक दूध को उबालने के बाद भी जिंदा रहता है, मगर दर्जा हरारत को बॉइलिंग पॉइंट से 10 सेंटीग्रेड ज़्यादा बढ़ाने से इसे मालूम हुआ कि कोई बैक्टीरिया भी ज़िंदा नहीं बचा था। जानदारों के खुद ब खुद वजूद में आ जाने पर यह काम बहुत अहमियत का हामिल था, क्योंकि उसने दूसरे साइंसदानों का जरासीमों की आदात का मुताले को तरगीब दी और इन्हें नज़र न आने वाले मगर मुतहर्रिक जानदारों के बारे में हमारे ज़्यादातर इल्म ने पैस्टर की दरियाफ्तों से ही जन्म लिया।